जय सीताराम। आज मैं आप लोगों को 10वीं विज्ञान का पाठ 3, ये बात आप लोग नोट करके ले लो कि जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आप जब पेपर दे के आओगे, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में पछताओगे। इतना बात तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप बिल्कुल, ये 10-10 प्रश्न कोई ज्यादा नहीं है, हर पार्ट से आप बड़े आराम से तैयार कर सकते हो और बिना नकल फकल के आप 90% रिजल्ट ला सकते हो। और इसके साथ साथ मैं सभी विषयों के मतलब सब बस यही बनाना है। अभी विज्ञान का चालू है, फिर मैथ का, और इसके बाद सोशल साइंस का, हिंदी का भी, और यहाँ तक कि 11-12 का भी बनाना है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब समय न वेस्ट करते हुए सीधे पॉइंट पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, क्यों? कारण बताइए। आयनिक यौगिकों के गलनांक क्यों उच्च होते हैं? क्योंकि इन यौगिकों के बीच जो अंतर आयनिक आकर्षण बल, इनका जो अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये एक दूसरे को अंतर आयनिक आकर्षण बल इन अणुओं के बीच में ज्यादा होता है, जिसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। अगर कोई गलनांक के अलावा क्वथनांक भी पूछ ले तो इसीलिए उच्च होते हैं। ठीक है, तो सबसे सीधी बात है कि इनके आयनिक यौगिकों के बीच आयनिक आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, धातुओं और अधातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिक रासायनिक, देखो भौतिक गुण जो है, भौतिक गुण में क्या क्या आता है? चमक आती है, कठोरता आती है, आघात वर्धनीयता, धात्विक चमक, धातु जो है चमकदार होती है, धातु क्या होती है। और जब अब उसका उल्टा एक याद कर लोगे तो उसका उल्टा, धातु उनमें चमक नहीं होती, ग्रेफाइड अपवाद है, ग्रेफाइड और आयोडीन अपवाद है। ठीक है, अब इसके बाद कठोरता, ये बहुत कठोर होती है, तो इसमें भी अपवाद है। सोडियम, सोडियम और पोटेशियम ये जो है कोमल होती है, इनको चाकू से काटा जा सकता है। और कठोर, ये बहुत कठोर नहीं होती, हीरा सबसे कठोर है, इसमें भी अपवाद है। ठीक है, आघात वर्धनीयता, आघात मतलब मारना, वर्ध मतलब बढ़ना, तो जिसको पीटने पर बढ़े, जो चीज जो पीटने पर बढ़े, ऐसे गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात मतलब होता है मार, चोट पहुंचाना, मारना, है ना। तो आघात वर्धनीयता, तो इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है धातुओं में। इनको पीट पीट, इसीलिए सोना चांदी से जो है आभूषण बनाए जाते हैं, पीट पीट के उनको आकार दे दिया जाता है। और ये भंगुर होते हैं, ये टूट जा, धातु जो है टूट जाती है, अगर पीटोगे आप तो टूट जाएगी। तन्यता, तन्यता मतलब इनको पीट पाट के तार जैसा लंबा बनाना, तन्यता, उसमें तान वैसे भी तार जैसा लंबाई, तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता। चालकता, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इसमें ऊष्मा और विद्युत दोनों चालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं। ग्रेफाइड और गैस कार्बन ये अपवाद है। बस 4 4 5 5 आपको याद कर लेना है। तो पहला इनका उल्टा, जो जैसे देखिए धातुओं और धातु में वो अंतर याद करना है आप, जिसका उल्टा हो अधातु, बस, है ना, समझ गए ना। 5 इसका धातु का याद कर लिए तो उसका उल्टा अधातु ऑटोमेटिक याद हो गया, ऐसा। अब इसी में रासायनिक गुण है, ये अपचायक होती हैं, ये उपचायक होती हैं। धातुएं अपचायक होती हैं, और लिखते भी जाना अगर जिसको न समझ में आए, तो धातुएं क्या होती हैं? अपचायक होती हैं। पहले धातुओं को बता देता हूं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं धातुओं के, और ये विद्युत धनात्मक तत्व है। ये अम्लों से अभिक्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, अम्लों से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन का निष्कासन करती हैं। अब अधातुओं के जो रासायनिक गुण, ये उपचायक होती हैं। उपचायक मतलब इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अपचायक मतलब इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होती है, समझ रहे हैं ना। इनके ऑक्साइड अम्लीय और उदासीन होते हैं, इनके ऑक्साइड, ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका हो गया। अब कहता है प्लेटिनियम, सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो ये कम क्रियाशील धातु है। सबसे पहली बात तो है कि ये जो है कम क्रियाशील धातु हैं, तो मतलब अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होती हैं, इनका संचारण नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए, मतलब कम क्रियाशील, इनमें कम क्रियाशीलता पाई जाती है और ये जल्दी क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इनका उपयोग जो है आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है,
और इसी में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर, तो पहले पिछले पार्ट में है कि सोडियम सबसे क्रियाशील धातु है, वो खुले, और यही पोटेशियम की हालत है, ये लिथियम की हालत है ना, ये सब क्रियाशील हैं, तो क्रिया कर लेती हैं, है ना। तो इन्हें अपक्रिया से बचाने के लिए इनका जो है तेल में डुबाया जाता है। अब खनिज गैंग और अयस्क गैंग ध्वनिक की परिभाषा देना है। अयस्क और गैंग अलग है, ठीक है। खनिज मतलब होते हैं जो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं, खनिज, खनकर निकालना, खनकर निकालना, खनिज। अब जो है ये खनिज हो गए, और इसमें जो है गैंग, जो है गैंग एक प्रकार की अशुद्धि है। गैंग क्या है? एक प्रकार की अशुद्धि है, जो मोनो धातु में अशुद्धि पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, ठीक है। और ध्वनिक जो है, ध्वनिक, ध्वनिक है, ध्वनिक मतलब होता है वो वस्तुएं जो कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जो है ना, जो वो धातुएं जो कठोर सतह से टकराती हैं, जैसे घंटी का बजाना, जैसे घंटी टन टन न बजाता आदमी तो एक चीज उसमें टकराई तो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनिक है। इसको सोनोरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस। ये सोनोरस भी वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, इसी को सोनोरस भी कहते हैं, ध्वनिक है, ठीक है। इस तरह अब इसमें जो है आप समझ गए ना, तो ये हो गया। टाइटेनियम धातु को रणनीतिक धातु क्यों कहते हैं? तो टाइटेनियम बहुत कड़ी दृढ़ धातु है। टाइटेनियम जो है बहुत कड़ी धातु है, मतलब कठोर धातु है। इसका गलनांक उच्च होता है। यह विद्युत एवं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। विद्युत एवं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। यह हल्की होती है और इसमें जंग प्रतिरोधकता उच्च पाई जाती है। इसमें जंग आसानी से नहीं लगता टाइटेनियम में, ठीक है। यह युद्ध विमानों और जहाजों बनाने में इसीलिए प्रयुक्त होती है ना। इसी गुण के कारण इसको रणनीतिक धातु कहते हैं, है ना। तो कुल मिला के आप इस तरह लिख सकते हो कि टाइटेनियम बहुत उच्च गलनांक और ऊष्मा की अच्छी, ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, और ये इसमें जंग सबसे कम लगता है। इसमें जंगरोधी क्षमता पाई जाती है ना, जिसका उपयोग जो है क्या नाम से जहाजों और विमान इनको बनाने में किया जाता है, इसलिए इसको रणनीतिक धातु कहते हैं, ठीक है ना। आघात वर्ध और तन्यता को परिभाषित कीजिए। आघात वर्ध माने समझ गए, पीट कर किसी चीज को बढ़ाना, पीट कर किसी चीज को बढ़ाना, तो इसको आघात वर्ध कहते हैं। और तन्यता मतलब पीट कर, मतलब तार के जैसे रूप में बढ़ाना, तन्यता तार के जैसे पतले रूप में बढ़ाना तन्यता है, ठीक है, तन्यता। अब इस तरह जो है आपका ये हो गया। अब आगे जो है थर्मिट अपक्रिया किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन। तो थर्मिट अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें वो धातु विस्थापन अपक्रियाएं जिसमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती हैं, है ना, और जिससे विस्थापित धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, गलने वाली अवस्था में प्राप्त हो जाए, उसको क्या कहते हैं? थर्मिट अपक्रियाएं, ठीक है। उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? तो उभय धर्मी ऑक्साइड का मतलब है कि वो ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारकी दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। उभयधर्मी मतलब जो क्षारकी भी हो और अम्लीय भी हो, है ना, अम्लीय और क्षारकी दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और ये उनके उदाहरण हो गए एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड ZnO। ध्वनिक और सोनोरस तो बता दिए आपको। भर्जन किसे कहते हैं? भर्जन जो है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में ज्यादा गर्म किया जाता है तो वह ऑक्साइड बना लेता है, सीधी बात है ना, ऑक्साइड बना लेता है। इसी क्रिया को भर्जन कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। अब निस्थापन किसे कहते हैं? इसमें देखो, इसमें सल्फाइड अयस्क आएगा भर्जन में, और निस्थापन में जो आएगा कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, है ना, वायु की मात्रा सीमित होती है और अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदलता है। तो देखो, जब कार्बोनेट अयस्क
कार्बोनेट अयस्क को ज्यादा गर्म करने पर वो जब ऑक्साइड बल दे उस अभिक्रिया को निस्तापन, और जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो तो उसे भर्जन कहते हैं। इसमें मात्र धातु का अंतर है, इसमें सल्फाइड भर्जन में और निस्तापन में कार्बोनेट, बस इतना याद कर लेना, इसकी परिभाषा दोनों की सेम है। अब एनोडीकरण क्या है? तो एनोडीकरण का मतलब है आपका कि एनोडीकरण एल्यूमीनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्यूमीनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमीनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमीनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है ना। इसको क्या कहते हैं आपको? एनोडीकरण। ठीक है, तो इस तरह आणविक यौगिकों के इसमें गुण भी पूछ सकता है। तो ये देखियो, आणविक यौगिक उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक के होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है और क्वथनांक उच्च होता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। तीन गुण हो गए आणविक यौगिक का, आप याद कर लेना कि उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक के होते हैं, ये ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं और ये जल में घुलनशील होते हैं। तीन गुण हो गए, बात खत्म, है ना। तो मेरा खुला चैलेंज है आप लोगों को कि आप बस इतना पढ़ना, आप विश्वास मानो कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, एक आध 2 नंबर के क्वेश्चन जो है आप परीक्षा बोध या बुक से, जैसे जो है जो एक वाक्य के उत्तर रहते हैं, जैसे एक्वारेजिया में अनुपात कितना होता है, किस अनुपात में? 3:1। किस धातु को छोड़कर सभी धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? मरकरी, है ना। अम्लगम का एक उदाहरण पारा और चांदी का मिश्रण अम्लगम का एक उदाहरण है। ठीक है, ठीक। एक क्वेश्चन और बन सकता है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात नहीं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का, परंतु इस्पात का नहीं। क्यों? तांबा इस्पात से अधिक ऊष्मा का चालक होता है। देखो, तांबा जो है लोहा से ज्यादा अच्छा चालक होता है ऊष्मा का। ठीक है, इसलिए गर्म पानी का टैंक बना, बस हो गया, एक लाइन का उत्तर है। तांबा जो है लोहे से अच्छा ऊष्मा का चालक है। तांबा लोहे से अच्छा ऊष्मा का चालक है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है इस्पात करने में। एक एक लाइन के अंदर बस समझ के आपको पढ़ना है, बाकी ये सब सही है। इस तरह आप सब बना सकते हैं। ठीक है, एक अपर रूपता क्या है? अपर रूपता जो है, तो मान लो कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है ना, तो अपर रूपता है। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगी, तो अपने सबको मित्रों को शेयर कीजिए, बताइए, है ना। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।